पाकिस्तान में मेजॉरिटी बिजनेस अपने स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में ही फेल हो जाते हैं। तो बात ऐसे है कि मुझे पाकिस्तान के नंबर 1 बिज़नेस स्कूल में इंटरेक्ट करने का मौका मिला और वहाँ से मुझे 5 ऐसी बातें पता चली कि जिनको फॉलो ना करने से आपके बिज़नेस के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जो लोग अपना बिज़नेस सक्सेसफुली रन कर रहे हैं उनसे बात करने के बाद मुझे कुछ कॉमन पॉइंट्स नज़र आए उन सारे लोगों में, तो वो पॉइंट्स मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा और कुछ के प्रोडक्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, ऑफ कोर्स उनकी इजाज़त से। अभी यहाँ पर कुछ ही दिन गुजरे हैं। एटमॉस्फेयर यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, यानी कि लर्निंग इन्वायरमेंट आपको मिल ही जाता है। टोटल यहाँ पे 2 ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक सामने का है जहाँ पे जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, डिस्टेंस ज़्यादा है। बैक साइड पे एक बास्केटबॉल कोर्ट है जो कि मैंने किसी को यूज़ करते देखा नहीं, और सामने फ्रंट पे एक बड़ी सी ग्राउंड है जो कि बहुत खूबसूरत है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। तो नंबर 1 पॉइंट है नॉट वर्किंग विद कंसिस्टेंसी। तो मैंने जिससे भी बात की ना उसने मुझे ये बताया कि यार जो उसका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ था ना वो 4th या 5th था। पहला, दूसरा, तीसरा प्रोडक्ट उनके फेल हुए थे, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना लगे रहे, दोबारा रिसर्च की, दोबारा उन्होंने सॉर्ट आउट किया, नैरो डाउन किया लिस्ट को, फिर कोई प्रोडक्ट निकाला, देन लॉन्च की। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। बाकी पॉइंट्स आगे मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँगा कैंपस वाइब्स बहुत अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, खुली ग्राउंड है और आप कहीं पर भी बैठ के जो है ना वो सुकून से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा रिसर्च वर्क करना था तो उसके लिए मैं लाइब्रेरी में चला गया, लेकिन यहाँ लगी सीन है क्योंकि लाइब्रेरी होने के बावजूद भी यहाँ ज़रा भी खामोशी नहीं थी। ज़्यादातर यहाँ बातें करने बैठते हैं क्योंकि एसी भी लगा हुआ, बाहर गर्मी है, तो इसलिए यहाँ अच्छा टाइम पास हो जाता है। खैर मैं दोबारा से अपना बैग पैक करके वहीं चला गया बेंच पे जहाँ पे मैं बैठा था। वहाँ थोड़ी सी बुक रीड करके थोड़े से चंद पॉइंट्स नोट्स बना लिए, थोड़ी प्लानिंग कर ली। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बेंच पे बैठो तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे धूप आने लग जाती है, थोड़ी गर्मी लगती है, बट ये क्रिएटिव थिंकिंग के लिए ये एरिया सबसे बेस्ट है, डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है। बाकी की स्टोरी मैं बताता हूँ आपको बाद में। अभी चलते हैं दूसरा पॉइंट की तरफ। दूसरा जो पॉइंट है वो है डोंट अंडरस्टैंड द मार्केट कल्चर एंड ट्रॉपिकल प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं सीजनल, यानी कि डेकोरेशन लाइट्स, वो यूएस में सिर्फ क्रिसमस के सीजन में ही बिकेंगी, उसके अलावा सारा साल उसकी सेल स्लो रहेगी। लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में देखें तो हमारे पास हील कुशन प्रोटेक्टर आता है। वुमेन की हील की बैक साइड जख्मी ना हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुशन होता है। अब ये प्रोडक्ट 4 सीजन है, ये सारा साल सेल होगा। इसकी सेल थोड़ी स्लो होगी लेकिन कंसिस्टेंट होगी। तो प्रोडक्ट की चॉइस मैटर करती है कि वो सीजनल प्रोडक्ट है कि 4 सीजन है। सीजनल प्रोडक्ट की तरफ लोग इसलिए जाते हैं कि उसकी सेल जो है वो रैपिड होती है, लेकिन उसके बाद वो 0 हो जाती है। अब बात कर लेते हैं मार्केट कल्चर की। तो उसमें जैकेट्स और स्कर्ट्स आपकी यूएई, सऊदी अरेबिया में सेल होने के चांसेस कम हैं क्योंकि वहाँ पे सर्दी तो पड़ती नहीं इतनी, और स्कर्ट्स का वहाँ पे कल्चर नहीं। उसके सेल होने के चांसेस ज़्यादा यूरोप में है क्योंकि वहाँ सर्दी भी पड़ती है और स्कर्ट्स उनके कल्चर में आसानी से वो पहन लेते हैं। बाय द वे एक चीज़ मैंने नोट किया है, ज़रा से भी मौसम अच्छा हो, बच्चे स्टूडेंट्स सारे क्लासेस छोड़ के आ जाते हैं और मौसम एंजॉय करते हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि नो डाउट जाव यूनिवर्सिटी की जो ग्रीनरी है और ओवरऑल जो इसकी ब्यूटी है वो अनमैच्ड है। और फिर ऐसे में अगर बारिश भी हो जाए साथ थोड़ी सी, तो मेरे जैसे का भी दिल बेईमान हो ही जाता है। ऐसे में फिर क्लास में बैठना तो बनता नहीं था, और बाहर बैठ के हल्की बारिश में मैंने जो मौसम एंजॉय किया, मैं आपको क्या बताऊं, क्या सीन नज़र आ रहा था। ऐसे लग रहा है जैसे मैं फेरी मीडोज़ में बैठा हूँ। खैर बातें तो होती रहेंगी। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है नॉट री इन्वेस्टिंग। होता यह है कि कुछ लोगों की सेल्स जनरेट होना शुरू हो जाती है लेकिन वो री इन्वेस्ट नहीं करते, यानी कि वो एक ही प्रोडक्ट पे रिलाई करते हैं। मिसाल के तौर पर एक लड़का असलम है, वो रिलैक्सेंट शू सोल सेल करता था। हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें कंपटीशन बढ़ने लगा और लोग भी वही चीज़ सेम प्रोडक्ट सेल करने लगे। तो उसने क्योंकि मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ था, एड्स में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ था, उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसका प्रोडक्ट रैंकिंग से हट चुका था। और इसके अलावा इसके पास इसी ही कैटेगरी में कोई दूसरा प्रोडक्ट ही नहीं था। इसकी जगह अली है। अली ने पहले फुट मसाजर सोल लॉन्च किया, लेकिन कुछ अर्से के बाद जब उसकी सेल्स जनरेट हुई इस प्रोडक्ट से, उसने री इन्वेस्ट करके इसके साथ एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया, यानी कि मसाजर मैट, और वो भी एक ही कैटेगरी में।
तो अब हुआ ये कि अगर फुट मसाजर की सेल्स कम होंगी तो उसको कवर अप करने के लिए हमारे पास मैट मसाजर जो है उसको कवर करेगा। मैट मसाजर चूंकि रेलेवेंट है फुट मसाजर से ही, तो वो उसको एक लेवरेज ये भी है कि वो फुट मसाजर के साथ कस्टमर को मैट मसाजर भी पुश कर सकता है, दिखा सकता है कि आप दोनों इकट्ठे बाय करें। उससे भी उसकी सेल्स जो है इनहेंस हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि अली ने एक प्रोडक्ट पर रिलाई नहीं किया, उसने री इन्वेस्ट करके दूसरा प्रोडक्ट भी लॉन्च किया। चौथा पॉइंट है मार्केट रिसर्च एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस। क्या बेचना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसको बेचना है। मिसाल के तौर पर अगर आप बस पे चढ़ के पैम्पर बेचने लग जाते हैं तो वहाँ पे आपकी ऑडियंस नहीं मौजूद पैम्पर बाय करने की। इसी को छोड़ के अगर आप डे केयर सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे आपके पैम्पर्स की सेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे आपको आपकी प्रोडक्ट का बायर मिलेगा। इसमें दूसरी चीज़ है कॉम्पिटिटर एनालिसिस, यानी कि जो आप चीज़ बेच रहे हैं पहले से क्या वो चीज़ बहुत सारे लोग तो नहीं बेच रहे, तो आप उनको कैसे कम्पीट कर पाएंगे। अब कंपटीशन तोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है ब्रांड आइडेंटिटी। रियल एग्जांपल देता हूँ आपको, रिसेंट की एक ब्रांड है लम्सलैम, क्लोथिंग ब्रांड है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी टी शर्ट सेल की और उनकी बहुत मैसिव सेल्स हुई माशाल्लाह। लेकिन मेरा सवाल है कि पहले ही बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं, तो इतनी हाईली कंपेटिटिव मार्केट में उन्होंने किस तरह से अपने आप को पिंच किया। वो ऐसे कि उन्होंने एक सर्विस शुरू की, प्रिंट ऑन डिमांड, यानी कि आपकी टी शर्ट पे प्रिंट वही करवाएंगे जो आपकी डिमांड होगी, जो डिज़ाइन आपको पसंद होगा वही प्रिंट होके कस्टम मेड टी शर्ट आपके घर पे आ जाएगी। इसके बावजूद कि बहुत कंपेटिटिव मार्केट थी उसमें भी उन्होंने थ्राइव कर लिया। लास्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। अभी चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैंने आपको एक स्टोरी भी बतानी है। यहाँ पर कुछ हालात देख के मेरा दिल करता है ये बुक जो मैं रीड कर रहा हूँ, इस बुक को मैं है ना कंपलसरी कर दूँ हर स्टूडेंट के लिए कि वो पास आउट नहीं हो सकता विदाउट रीडिंग दिस बुक, बिकॉज इफ़ यू वांट योर नेम ऑन टॉप, वो भी आज के दौर में, तो अपने आप को बाकियों से बड़ा बनाने के लिए आपको छोटी हरकतें छोड़नी पड़ेंगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको हर छोटी हरकत, छोटी सोच, छोटी गैदरिंग छोड़नी पड़ेगी। क्रक्स ऑफ द मैटर यही है कि आपको आगे बढ़ने के लिए खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ यूनिवर्सिटी पे ही रिलाय करना काफ़ी नहीं होगा। अगर आप अपनी तरक्की के लिए अंदरूनी फैक्टर से ज़्यादा बैरूनी फैक्टर्स पर रिलाय करते हैं तो वो आप विशफुल थिंकिंग कर रहे हैं, जिसके बारे में एलोन मस्क भैया ने भी मना किया है। One of the biggest mistakes people generally make, and I'm guilty of it too, is wishful thinking. किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे मेन लाइब्रेरी है, वो आपके मतलब की जगह, वहाँ बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है, वहाँ जाएं आप। खैर मैं वहाँ गया तो वहाँ जाकर मुझे पता चला कि लाइब्रेरी में बुक अलाउ ही नहीं है। तो खैर मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भी आप अंदर से बुक लेके पढ़ सकते हैं। तो मैंने जब उनको बुक्स बताई तो वो बुक्स अवेलेबल ही नहीं थी वहाँ पर। न जाने क्यों गंगा उल्टी ही बह रही थी कि इतने में मुझे मस्जिद नज़र आई, और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत मस्जिद है यहाँ की। और मज़े की बात, जिन बच्चों ने एक्चुअली में स्टडी करनी थी वो यहाँ पर ही बैठे हुए थे। दैट्स वेयर आई फाइनली फाउंड माई पीस। अभी मैं सुकून करने जा रहा हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।